नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और बातचीत करेंगे उस शतक की जो केएल राहुल ने लगाया, जिस शतक की आज तारीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस बैटिंग ऑर्डर पर आकर, जिस अंदाज में, जिस पिच पर उन्होंने शतक लगाया वो खास है। लेकिन क्यों वो शतक जो है उसमें एक दर्द है, क्यों उस शतक की उतनी चर्चा नहीं हो रही? क्योंकि उससे भी शानदार शतक लगाया न्यूजीलैंड की टीम के एक खिलाड़ी ने और न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। बड़ी बात यह है कि यह कहा जा रहा था कि ये न्यूजीलैंड की बी टीम भी नहीं है बल्कि सी टीम है, और उस सी टीम ने अगर 7 विकेट से हरा दिया तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं। हालांकि हम पहले ही ये बता दें कि जब आप खेलेंगे तो कुछ मैचेस आप हारेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हार का जो तरीका है क्या वो सही था, क्या कुछ गलतियां हुई, ये सब कुछ शो पर चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट बताते हैं जो बीती रात मैच में हुआ। भारतीय टीम को राजकोट में हार का सामना करना पड़ा, और हार नहीं बल्कि एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो हार जो थी वो 7 विकेट के अंतर की थी। भारत ने 285 रन का लक्ष्य दिया था न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 वनडे मैच की सीरीज में अब जो स्कोर लाइन है फिलहाल वो 1-1 की बराबरी पर है। कुणाल, बहुत ज्यादा मतलब प्रसंग और भूमिका के बिना अगर 7 विकेट से आप हार रहे हैं जी, तो ये क्यों कह रहे हैं हम कि ये बी टीम है या सी टीम है? बिल्कुल जी। अब वो कोई भी टीम हो हरा तो सकती ही है, और न्यूजीलैंड ने वो कर दिया। न्यूजीलैंड हमेशा से ना एक डिसिप्लिन साइड रही है, उसके खिलाड़ी जो है वो हमेशा से अपना 100% देते आए हैं। आप कोई भी फॉर्मेट देख लीजिए, बड़े चुपचाप से वो अपना काम करते हैं, कोई हो हल्ला नहीं है, कोई फ्लैम्बॉयंस नहीं है, कोई एरोगेंस नहीं है। वही इस टीम का करेक्टर भी था जिस टीम की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना पहले वनडे में भी आपको चुनौती दी, 300 रन लगाए थे उन्होंने स्कोर बोर्ड पे। वो ठीक है, आपने 301 रन बना दिए, आपकी काबिलियत उनसे ज़्यादा थी, आपने ज़्यादा लंबी लकीर खींच दी, वो काम आप राजकोट में नहीं कर पाए। बहुत सारे कारण है, उस पर डिस्कशन भी करेंगे, मगर मोटी मोटी जो तस्वीर अगर खींचें तो आपने 30-40 रन कम बनाए बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि आपको स्टार्ट्स मिले मगर कोई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज जो है वो बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। फील्डिंग में आपसे गलतियां हुई, गेंदबाजी उतनी असरदार नहीं हुई, मिडिल ओवर्स में आपके स्पिनर्स नहीं चले। ये मोटे मोटे 3 कारण है जिसकी वजह से आपको यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। मगर लर्निंग से, जैसे शुभमन गिल बोल चुके हैं पहले भी जब ये सीरीज शुरू हो रही थी, कि हम अभी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अभी हम लोगों को मौका देंगे, अभी हम रोटेशन करेंगे, अभी आपको कॉम्बिनेशंस बेस्ट तलाशने हैं, कि जब कुलदीप यादव जब नहीं चलेंगे तो फिर कौन चलेगा, वो जिम्मा कौन उठाएगा कि मिडिल ओवर्स में जो है विकेट निकाली जाए। ये क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आएंगे अभी इस साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले। आपको उनके आंसर्स ढूंढने हैं। आप किसी एक खिलाड़ी पर रिलाई नहीं कर सकते। हमेशा विराट कोहली बल्लेबाजी में चलें, हमेशा कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स के अंदर विकेट निकाल के दे, आप इस तरीके से नहीं चलेगा। आपके पास आप 5-6 बॉलिंग ऑप्शंस रखते हो, वो बॉलिंग ऑप्शंस अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए। किसी 1-2 का ऑफ डे हो सकता है, बाकी 1-2 उनकी जगह कॉम्पनसेट करें। इस तरीके से आगे काम चलेगा, और लर्निंग से इससे जल्दी सीखें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले लर्निंग्स तो अपने 7/7 चलती रहेंगी, जो आखिरी ओडीआई मैच है सीरीज का उसको जीत के सीरीज सील करें। बिल्कुल, यही मकसद भी होगा, यही मंजिल भी होगी भारतीय टीम की, यही चाहत भी होगी। लेकिन बड़ा मुझे थोड़ा सा हैरान करता है, अगर टॉप ऑर्डर में 3 बल्लेबाज जो हैं वो तीनों को स्टार्ट मिला हो, 20+ स्कोर किया हो, फिर भी स्कोर और फिर एक शतक भी लगा हो, लेकिन स्कोर बोर्ड पर 300 रन ना जुड़े हों। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले न्यूजीलैंड के उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिसने इस मैच में कमाल किया, और जिस शतक में दर्द है उस दर्द की वजह डेरिल मिचेल बने। क्या कमाल की उन्होंने बल्लेबाजी की, पहले उनका अपडेट दिखाते हैं, फिर उस पर बातचीत भी करेंगे। डेरिल मिचेल बने न्यूजीलैंड की टीम की जो जीत है उसके स्टार। 117 गेंद पर नॉट आउट, 131 रन की पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जो स्वाभाविक सी बात है। केएल राहुल के शतक पर पानी फेरने वाला शतक उनका था। 92 गेंद पर केएल राहुल ने नॉट आउट 112 रन बनाए थे, यानी एक बेहतरीन शतक था केएल राहुल का भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन सामने वाली टीम में भी कोई एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो उस दिन अपना बेस्ट करता है। डेरिल मिचेल ने वो काम करके दिखाया। उन्होंने क्या कहा इस शानदार शतक के बाद, पहले उनका आपको बयान दिखाते हैं, उस बयान के बाद फिर डेरिल मिचेल की बल्लेबाजी के अंदाज पर बातचीत भी करेंगे। हमने पिछले काफी समय से यहां जीत नहीं हासिल की थी, ये खुशी देने वाली है। विल यंग के साथ बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है, वो युवा खिलाड़ी हैं, हम बल्लेबाजी के साथ मौज मस्ती भी करते हैं। कुलदीप दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज हैं, वो गेंद को दोनों तरफ घुमा सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती हालात के हिसाब से खुद को ढालने की थी, वो मैच को पलट सकते थे, उनके खिलाफ अलग अलग तरह से बल्लेबाजी करनी थी, यही मेरा काम है। यानी अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जब कह रहे थे कि अगर कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिलेगा तब क्या, और ऐसा होगा जब दुनिया के जो बड़े बल्लेबाज हैं वो आपके कुछ एक खास गेंदबाजों के खिलाफ खास तैयारी करके आएंगे, और कल ये दिखाई दिया कुणाल। मतलब
न्यूजीलैंड की टीम में एक अपेक्षाकृत बहुत ही औसत कहना चाहिए, अनुभवहीन कहना चाहिए, शब्द आप चुन लें, आता है गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज, और आपके 3-4 विकेट लेकर चला जाता है, और आपके यहाँ कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिलता। ये एक पक्ष है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि डेरिल मिचेल ने कमाल की बल्लेबाजी की। जिस तरीके से स्पिनर्स के खिलाफ वो खेल रहे थे, जिस तरह से स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने शॉट्स लगाए, मतलब उनके पास ऐसा लग रहा था, जो वो कह भी रहे हैं कि अलग अलग तरह से सोचना पड़ता है, तो वो अलग अलग तरह के जितने भी पॉसिबल शॉट्स आप लगाते हैं एक स्पिनर को काउंटर करने के लिए, वो सब कुछ कल देखने को मिले। बिल्कुल जी, डेरिल मिचेल की बात करें तो उन्होंने 8 स्वीप शॉट्स लगाए स्पिनर्स के खिलाफ, जो उनका, और 18 रन जोड़े, 225 का कम से उनका स्ट्राइक रेट रहा। ये स्वीप शॉट्स बेसिकली उनको अनसेटल करने के लिए थे। एक मेजर कारण कि भाई न्यूजीलैंड के स्पिनर को परचेज मिला या आपने उनको विकेट दे दिया। कुलदीप यादव को परचेज उतना नहीं मिला क्योंकि ड्यू फैक्टर भी थोड़ा बहुत काम कर रहा था, प्लस जैसे आपने बोला डेरिल मिचेल ने अच्छी बल्लेबाजी जो है ये यहाँ पर की है। डेरिल मिचेल के बारे में एक चीज़ बता दूं, लास्ट 4 उनके ओडीआई स्कोर्स अगर आप इंडिया के खिलाफ देखेंगे ना, तो 130, 134, 84 और 131 इंडिया के खिलाफ बल्लेबाजी करना उन्हें पसंद है। कुछ एक बल्लेबाज ऐसे होते हैं, जैसे मैथ्यू एडन हुआ करते थे, वो इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा करते थे, वह सबके खिलाफ करते थे, मगर कुछ एक प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली एक ओपोनेंट के खिलाफ ना अच्छा करते हैं, उनका बल्ला चलता है। डेरिल मिचेल उनमें से है, और स्ट्रांग प्लेयर है, स्ट्रांग बिल्ट प्लेयर है। अगर वो टिक जाएंगे, अगर वो पूरे 50 ओवर खेलेंगे, वो ये बात जानते थे। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी न्यूजीलैंड की, शुरुआत भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी की थी, पहले 10-12 ओवर रन कम दिए थे, एक आधा विकेट भी उस तरीके से निकाल ली थी, मगर डेरिल मिचेल टिके रहे। उन्हें पता था केएल राहुल से ज़्यादा गेंदें ली उन्होंने अपना शतक पूरा करने के लिए, मगर उनको ये बात पता थी कि भाई अगर मैं टिका रहूंगा, अगर पिच पर खड़ा रहूंगा, तो फिर ये स्कोर बन जाएगा। और ये टीम इंडिया को भी पता था कि भाई अगर डेरिल मिचेल जैसा बल्लेबाज रहेगा तो फिर दिक्कतें आपको आएंगी, और वो दिक्कतें आई। डेरिल मिचेल ने अच्छा किया, आपको जगाया है नींद से कि भाई अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आपको वेरिएशंस रखने पड़ेंगे। आप अर्शदीप सिंह को कैरी कर रहे हो, क्यों नहीं खिला रहे हो, समझ के परे है। या तो फिर आप उनको बुमराह की तरह आराम दे दो कि भाई चलो इनको T20 वर्ल्ड कप में खेलना है, बुमराह की तरह आराम दे दिया जाए। आप उनको कैरी भी कर रहे हो, उनको खिला नहीं रहे हो, एक वेरिएशन लेके आता है लेफ्ट आर्म पेसर, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉबेबली नेक्स्ट ओडीआई में देखने को मिलेगा। ऑन साइड डेरिल मिचेल की फेवरेट साइड है, ये हम एनालाइज कर सकते हैं, तो फिर टीम इंडिया के पास तो इस काम के लिए स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं कि किस तरीके से जो है एक खिलाड़ी किस तरफ ज़्यादा खेलता है, कौन से शॉट ज़्यादा खेलता है, कहाँ उसको घेरा जा सकता है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी हैं। कई बार वो इंप्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं होता जितना बोलने में लगता है, मगर फिर भी रास्ते आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपके पास सारे आर्सेनल है, बस ये है कि कई बार दिन नहीं होता, तो यही मान लेते हैं कि इंडियन टीम का दिन नहीं था, क्योंकि 8 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतने के बाद आपने एक हार देखी है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आप उनसे लगातार हार रहे हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ब्रेसवेल की बल्लेबाजी के साथ साथ एक पक्ष और बताइए कुणाल। कुलदीप यादव 10 ओवर 82 रन, 1 विकेट। रविंद्र जडेजा 8 ओवर 44 रन, कोई विकेट नहीं। कुलदीप यादव देते हैं 8.20 की इकोनॉमी से रन, और रविंद्र जडेजा देते हैं 5.50 की इकोनॉमी से रन। फिर ये ब्रेसवेल क्या करते हैं? 10 ओवर में 34 रन देते हैं सिर्फ। बिल्कुल जी, वही बात है कि आपने कंडीशंस मैटर करती है ना। आपने कब गेंदबाजी की, आपने तब गेंदबाजी की जब ड्यू पड़ रही थी, आपने या तब गेंदबाजी की जब ड्यू नहीं पड़ रही थी। तो बेसिकली न्यूजीलैंड ने एक टॉस जीता, उनका टॉस जीत के जो फैसला करना था वो हैरान भी कर रहा था कि भाई यहाँ पर तो पहले बल्लेबाजी करके जीत मिलती है, मगर प्रॉबेबली ये सबने रियलाइज़ कर लिया था कि थोड़ी बहुत ड्यू का असर पड़ेगा। अब वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, फिर तो आप टॉस जीतो मैच जीतो, फिर तो वो लॉटरी हो गई, फिर तो हमेशा ऐसा होता ही रहेगा। और अभी T20 वर्ल्ड कप में भी थोड़ा बहुत उसका असर देखने को मिलेगा। आपको उसके लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि आप कैसे करते हो। और कई बार दिन अच्छा होता है, हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी स्टार्ट को फेंका है, जो कि न्यूजीलैंड ने नहीं किया। ये फ़र्क रहा कि भाई वहाँ पर विकेटें गिरी, वहाँ पर जो है चीज़ें मुश्किल हुई। एक डिसिप्लिन साइड है न्यूजीलैंड की टीम, क्रेडिट देना चाहिए उनको। उनके यंग प्लेयर्स हों, उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हों, वो अपना ए गेम लेकर आते हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं। आप उनकी एफर्ट्स के अंदर ना कंसिस्टेंसी देखोगे। ऐसा नहीं होगा भाई आज जो है चांद तक कल शाम तक, ऐसे वाला हिसाब नहीं है उनका। उनकी एक कंसिस्टेंसी होती है प्रदर्शन के अंदर। आपको उनसे बेहतर खेलना पड़ता है, तब आप उनको हराते हो, जो आपने पिछले कुछ सालों में किया है। यहां पर एक मैच ऐसा था जहां पर आप नहीं कर पाए। प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर आप 30-40 रन फालतू बना लेते।
फर्क इतना ही है कि आपका ऊपर का कोई बल्लेबाज नहीं चला। जब नीचे का बल्लेबाज शतक बनाता है ना तो आप रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचते हो, जब ऊपर का बल्लेबाज शतक बनाता है तो फिर आप अबव पार स्कोर बनाते हो, और वहीं पर गलती होगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप कि वो जो 3 स्टार्ट मिले 20+ 2 स्टार्ट थे उसमें विराट और रोहित के, और फिर कप्तान साहब ने तो एक हाफ सेंचुरी भी लगाई, लेकिन वहां पर कोई बड़ी इनिंग नहीं पहुंची। और इसी वजह से जो केएल राहुल का जो प्रयास रहा, केएल राहुल का जो कंट्रीब्यूशन रहा, वो आपको मैच में कम से कम बनाए रखने के लिए था, बचाए रखने के लिए नहीं था। तो ये शायद एक बड़ा फैक्टर रहा। चलिए शुभमन गिल की बात करते हैं। लगातार दूसरा अर्धशतक उन्होंने लगाया। अपडेट दिखाते हैं पहले आपको, उसके बाद फिर उन पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी में सहज दिखाई दिए। पहले मैच में जिस तरीके से थोड़ा सा फिटनेस का इशू लग रहा था, लेकिन उस लिहाज से देखें तो बेहतर दिखाई दिए। गिल ने 53 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली। ये उनका जो मतलब स्ट्राइक रेट था वो 100 से ऊपर ही था। फिटनेस में थोड़ा सा बेहतर दिखे, जो मैं बता रहा था। लेकिन रोहित शर्मा 24, विराट 23 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चला, वो सिर्फ 8 रन बना पाए। मतलब अगर आप स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों में देखें तो श्रेयस अय्यर इकलौते बल्लेबाज रहे जिनको एक स्टार्ट नहीं मिला, जो डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे, वरना बाकी सभी खिलाड़ियों को स्टार्ट मिला। वो अपने स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन शुभमन गिल, कीपिंग इन माइंड कुणाल, जिस तरीके से T20 में बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, मैच हार गई इंडियन टीम, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल सेटिस्फाई होंगे क्योंकि दोनों ही मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी आई है। पहले में तो बल्कि थोड़ा स्ट्राइक रेट का इशू था, लेकिन इस मैच में स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर की थी। बड़ी पारी ड्यू है उनकी भी, एक ट्रिपल फिगर उनका भी ड्यू है, वो कभी भी आ सकता है। बिल्कुल जी, 5वें गियर में नजर नहीं आ रहे जिस तरीके से है। गाड़ी चल पड़ी है, गाड़ी कुछ डिरेल हो गई थी। अब उसके कारण क्या थे वो हो जाता है, कोई फॉर्म बता के तो जाती नहीं कि अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। वो फॉर्म जो है वो कभी भी चली जाती है, चीज़ें मुश्किल कभी भी हो जाती हैं। शुभमन गिल के लिए हुई, मेहनत बहुत करी है उन्होंने, उसके नतीजे जो है वो धीरे धीरे ही मिलेंगे, वो गाड़ी धीरे धीरे ही पटरी पर लौटेगी। और अच्छी बात है कि उन्होंने वो हाफ सेंचुरी बनाई। थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव भी जो है ना वो बीच में नज़र आते हैं। थोड़ा होता है ना कि एक खिलाड़ी जो है ना वो अपने जोन में खेल रहा है, एक फ्लो में खेल रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा है। पुश करते हैं मैटर को थोड़ा सा, क्योंकि वो रन नहीं बन रहे, वो डेस्परेशन जो है वो होती है। मगर इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर कम से कम रन बनने शुरू हुए हैं। आपके टेस्ट के भी कैप्टन हैं, आपके एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, आपके ODI के कप्तान हैं, आगे उनसे फ्यूचर उन्हीं में देखा जा रहा है। तो उस लिहाज से देखें तो शुभमन गिल के जो रन है ये प्रॉमिसिंग है। अब बोला जा सकता है, आप दोनों तरीके से देख सकते हो, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है। भाई 56 रन बनाए, अगर 100 रन बनाए होते तो फिर कहानी कुछ और होती। अब उसकी एक्सपेक्टेशन का तो कोई अंत नहीं है ना, वो तो हम विराट कोहली से भी चाहते हैं हर मैच में वो 100 बना के चले जाएं, वो पॉसिबल थोड़ी ना होता है। मगर हाँ, शुभमन गिल ने एक बेहतर नोट से इस साल की शुरुआत की है। पिछला साल बहुत खराब नोट पे खत्म हुआ था, इस साल की शुरुआत अच्छी हुई है। धीरे धीरे जो है ना वो अपने रंग में आ जाएंगे, और पॉसिबली ये एक बेस्ट केस सिनारियो था जहां पर वो अपनी फॉर्म में लौट सकते थे, जहां पर उनके ऊपर रोहित शर्मा है, नीचे विराट कोहली हैं, आपको हर तरीके का कुशन है, आप आराम आराम से अपने जोन में वापस लौट सकते हो, वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, थोड़े से रन बन जाएंगे अंदर दी बेल्ट, तो फिर वो आपको फायदा ही देंगे। तो प्रोबेबली हो सकता है एक वो जो कमाल की पारी की हम इंतजार कर रहे हैं वो आपको आखिरी ODI मैच में देखने को मिल जाए इस सीरीज की। बिल्कुल, और वो पारी जो कमाल की देखने का इंतजार है वो रोहित शर्मा से भी है, क्योंकि विराट पहले मैच में 90+ स्कोर कर चुके हैं। इस सीरीज के लिहाज से अब जो क्रिकेट फैंस की जो चाहत है, जो विश लिस्ट होती है, उसका जिसे कहते हैं ना कि मतलब लालच नहीं है, ये विश लिस्ट है कि भाई रोहित भी रन करें, शुभमन गिल भी रन करें, मजा आए। और एक मैच जो आपने बीच में कहा कि सबसे पहला टारगेट अब ये होना चाहिए कि आप यहां पर आखिरी मैच जीते और सीरीज को जीतें, सीरीज को सील करें। चलिए, शुभमन गिल ने जो कहा उस पर आते हैं, क्योंकि शुभमन गिल का ये कहना है, कुणाल ने बीच में कहा था, आपने अगर नोटिस किया हो, कि 30-40 रन और बनाने चाहिए थे, क्योंकि शुभमन गिल का कहना है कि वो 15-20 रन से कुछ नहीं होने वाला था। 15-20 रन अगर बना भी लेते तो भी हार ही जाते, यही नतीजा होता। रन जो चाहिए थे करीब 40 रन और चाहिए थे। क्या कहा शुभमन गिल ने, आपको एग्जैक्टली बताते हैं, फिर इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई 15 रन और होते तो भी कुछ होता। हम बीच के ओवरों में विकेट नहीं ले पाए, हम अगर 15-20 रन और बनाते तो भी हमारे हिस्से हार ही आती। हमने गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत के 10-15 ओवरों के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन उसके बाद विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा हो गया था। हमें फील्डिंग में और सुधार करना होगा। पिछले मैच में भी हमसे गलतियां हुई थी, हम फील्डिंग में बेहतर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अब कुणाल, पिछले 6-8 महीने में अगर आप जितने भी मैचेस इंडियन टीम ने खेले हैं, क्रॉस ऑल द फॉर्मेट अगर आप देखिए, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, और चाहे T20 हो, यहां पर मैं तीनों ही फॉर्मेट को लेकर आ रहा हूं, क्योंकि सवाल फील्डिंग का है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है, या सिर्फ मैं ही ये सोच रहा हूं कि फील्डिंग का स्तर जो है
वो पिछले 6-7 महीने में डाउन हुआ है, गिरा है। और अच्छे बड़े बड़े स्थापित फील्डर्स से, जिनके हाथ बहुत सेफ हैंड्स माने जाते थे, उनसे कैच छूटे। एक तो आपके रन नहीं बने पूरे, फिर आप कैच छोड़ेंगे, ये मुश्किल है। ये मतलब इस पर सुधार करना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन और चाहिए, मतलब इसके अंदर वो और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक खिलाड़ियों ने इससे अच्छे बेहतर कैचेस लिए नहीं है, लिए हुए हैं। बस बात ये है कि उसको उसमें डिसिप्लिन और चाहिए, आपको थोड़ा सा वहाँ पर और सतर्कता चाहिए, क्योंकि एक कैच जो है ना वो मैच पलट सकती है। डैरिल मिचेल का प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ा, अगर वो कैच लिया गया होता तो कौन जाने ये ओडीआई मैच टाइट हो जाता, मुश्किल हो जाता, न्यूजीलैंड के लिए भी दिक्कतें वहाँ पर पैदा हो जाती। केएल राहुल से भी एक कैच छूटा। तो अगर ये 2 कैचेस नहीं छूटते, अगर आप थोड़े से ज़्यादा सजग होते, थोड़ा ज़्यादा सतर्क होते, तो फिर चीज़ें बन सकती थी। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर एज लेती है, वो अपनी फील्डिंग में बड़ा प्राइड लेते हैं, फील्डिंग में पूरा जोर लगाते हैं। मैच हार जाए बेशक, मगर आप देखेंगे कि भाई वो एफर्ट लगाते हुए नजर आते हैं, वो कंसिस्टेंसी नजर आती है। टीम इंडिया की फील्डिंग के अंदर वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छे फील्डर्स हैं, कुछ को उन पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये कभी भी हो सकता है, और इसको कोई रोकने का तरीका भी नहीं है कि भाई कोई ये कर लो तो रुक जाएगा। कैच तो कोई भी कभी भी छोड़ सकता है, अच्छा फील्डर भी छोड़ सकता है, हुआ भी है। उसके लिए बस यही है कि मेहनत और करो, सतर्क और रहो, और ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई आपको जो है ना, आपका एक छोटा सा एफर्ट जो है ना वो भी मैटर करता है। वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके वो कैच ले लेना वो मैटर करता है। टीम गेम है, टीम एफर्ट मैटर करता है यहाँ पर। जब तक आप वो 11 एक बंदा बन के नहीं खेलोगे, जब तक एक लक्ष्य नहीं होगा, होता है कि भाई टीम को जीतना है, मगर बिल्कुल भी हल्के में नहीं लोगे चीज़ों को, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तभी बात बनती हुई नजर आएगी। नहीं तो इंटरनेशनल साइड से आप मुकाबले खेल रहे हो, आपकी एक गलती है ना वो आपको पेनलाइज करेंगे, भुगताएंगे। और ये तो चलो एक बायलैटरल सीरीज के मुकाबले हैं। टूर्नामेंट्स के अंदर हमने देखा है कि एक कैच जो है कई बार आपको पूरा वर्ल्ड कप कॉस्ट कर जाता है। तो वो चीज़ें जो है ना वो मायने रखती हैं। वक्त रहते सुधार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वो ऑल राउंड लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन और ये वो इन सब चीज़ों के बजाय ना वो बेसिक्स पर अगर होगा तो फिर आप मोर और लेस जो है ना वो ठीक ही रहोगे मैदान के अंदर। मगर ध्यान कई बार ना थोड़ा सा ज़्यादा भटक जाता है, या फिर ये कहें कि आप ओवर थिंक कर लेते हो, ज़्यादा दिमाग लगा लेते हो, उससे चीज़ें बनती नहीं है। बिल्कुल वही वाली बात है, जैसे एक बल्लेबाज को उसका कोच जो है शुरुआती दिनों में ही बताता है कि पहले सीधे बल्ले से खेलना सीख लो, उसमें महारत हासिल कर लो, उसके बाद जितने वेरिएशन करने हैं ना वो करते रहना। तो यहाँ पर जो बात कुणाल कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी में लेफ्ट राइट और का कॉम्बिनेशन बनाना है, ऑलराउंडर्स रखने हैं, नंबर 5 पे ये करना है, नंबर 6 पे वो करना है, ये सब कुछ करिए, लेकिन जो बुनियादी 3 चीज़ें हैं बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, वहाँ पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वहाँ पर कोई जो स्तर है उसमें कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। वो अगर गिरावट आएगी तो आपको ऐसे मैचेस कॉस्ट करेगी ही करेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब जो रास्ता है वो इंदौर की तरफ जाएगा। आखिरी मैच जो है इंदौर में है, इसकी कहानी भी आपको बताते हैं। अपडेट दिखा दीजिए। आज जो है भारतीय टीम पहुंच जाएगी राजकोट से इंदौर, और वहां पर 16 और 17 जनवरी को जो है वो अभ्यास सत्र रखा गया है, यानी 2 दिन प्रैक्टिस होगी। उसके बाद 18 तारीख को ये मैच खेला जाएगा और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जीत पर रहेगी टीम इंडिया की नज़र, जो कुणाल ने भी कहा, मैंने भी कहा, और मेरे ख्याल से यही कुणाल लॉजिकल भी है। मतलब आप जो मैंने शुरुआत में कहा था शो के कि आप अगर साल में मान लेते हैं 18 मैच खेल रहे हैं, 20 मैच खेल रहे हैं, एक आध मैच आप हारेंगे, उसके लिए फैंस को भी तैयार रहना चाहिए, टीम को भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन हाँ सीरीज आपको नहीं गंवानी चाहिए। यहां पर अब लड़ाई जो है वो वही है कि आप अगर थोड़ा सा भी चूके तो सीरीज चली जाएगी। सीरीज आप सील करिए तो फिर आपके किसी भी तरह से कोई मतलब कमी निकालने वाली बात नहीं, छोटी मोटी चीजें वो ठीक होती रहेंगी। बिल्कुल जी, और उसके लिए ना कुछ चीजें जो है ना वो आपको ना स्ट्रैटेजी भी ठीक करनी पड़ेगी। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई भाई, आपने वॉशिंगटन सुंदर की जगह जो है यहाँ पर मौका दिया आयुष बडौनी को। उनके लिए परफेक्ट मौका था कि उनको 11 में भी इंडक्ट कर सकते थे। नीतीश कुमार रेड्डी से आपने क्या करा लिया? 2 ओवर की गेंदबाजी, पेसर्स के लिए वो पिच ही नहीं थी, जहां पे आप 4 पेसर लेके उतर गए। तो वहां पे अगर आप बडौनी को मौका दे देते तो क्या ही बिगड़ जाना था। नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्लेबाजी में कौन सा आपको वहां पर सेवियर बन के दिखा दिया कि वो स्कोर को 300 के पार ले गए, ना वो हुआ ना ये हुआ। तो वो जो फैसिनेशन है ना कि हमको कोई ऑलराउंडर खिला लेना है, उससे कोई बात बन जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है क्रिकेट के अंदर या जिंदगी के अंदर भी, जो मुझे लगता है कि कंडीशंस को आपको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कंडीशंस ए कह रही हैं और आप काम बी कर रहे हो तो फिर नतीजा जो है वो सी में नहीं निकलेगा, वो जेड ही निकलेगा। तो वो चीज जो है ना वो दिक्कत पेश आती है। अगले ओडीआई मैच में मुझे लगता है कि 2 चेंजेस होने चाहिए। या बडौनी को, क्योंकि इंदौर की पिच भी सिमिलर ही है, आप बडौनी को 11 में रखें और साथ में जो है अर्शदीप सिंह को जो है यहाँ पर खिलाया जाए, थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। और बाकी जो है आपको पता ही है कि भाई सीरीज जो है वो दांव पर लगी हुई है।
एक 11 ना, जो मुझे कई बार ना वो 11 में 11 लोग जो है ना वो एक नज़र नहीं आते। वो ठीक है, आपके पास रोहित है, विराट है, कोई एक्सेप्शन किस दिन खेल जाता है, आपका बैटिंग बहुत हैवी है, आप किसी भी दिन जो है ना वो 250 रन बना ही दोगे गिरते पड़ते हालत में भी, मगर वो ज़रूरत 250 की नहीं है ना। वो जो आपकी जो छवि है, आपका जो बैटिंग लाइनअप है, आपको पहले बल्लेबाजी आए तो आपको पाटा विकेट के ऊपर 350 से कम होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। आप कम से कम जो 11 है ना वो ठीक से चुनो और उनको मोटिवेटेड ठीक से रखो। ऐसा नहीं है कि जिसमें एक आदमी जो है वो कोच से बात नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी जो है वो साइड में चली रही हैं कि भाई विराट और गंभीर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, वो बार बार आता रहता है। अब उनका कुछ नहीं किया जा सकता, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो आपस में बात करें नहीं करें जैसे मर्जी करें, अपना काम वो कर रहे हैं, मगर बाकी जो चीज़ें उनको कम से कम स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है कि आप 11 तो जो है वो ठीक चुनो, जिस तरीके की पिच है उस हिसाब की 11 चुनो। चलिए, ये तो ठीक है कि ये बदलाव होंगे या नहीं, ये तो उस दिन पता चलेगा जब मैच है। लेकिन गौतम गंभीर ये ज़रूर कहेंगे कि जब आयुष बडोनी को लिया तब कह रहे थे कि लिया क्यों, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, और अपने पसंदीदा खिलाड़ी को ले आए और अब कह रहे हैं कि उसको प्लेइंग 11 में भी खिला दीजिए। तो स्थिति जो है वो थोड़ी पेचीदा हो गई। वैसे अभी जब वो घरेलू क्रिकेट के मैचेस जब खेल रहे थे आयुष बडोनी, तो वहाँ पर उनकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी खास थी नहीं। लेकिन हाँ, एक तर्क आपका भी ये ठीक है कि अगर आप उनको लेकर आएँ और सिर्फ या तो आप स्क्वाड में लेकर आएँ तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप उनको मौका दें अपनी हंगर को दिखाने का, अपनी काबिलियत को दिखाने का, तो हो सकता है वो आपके लिए एक बेहतर मैच विनिंग नॉक खेलकर जाए। चलिए, रहेगी हमारी नज़र भारतीय टीम के डिपार्चर पर, भारतीय टीम के इंदौर में अराइवल पर, साथ ही साथ जो नेट्स की चीज़ें होंगी वो सब कुछ आपको अपडेट करेंगे। क्रिकेट से इतर भी अगर कोई खेल की बड़ी खबर है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।